CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पर उपस्थित चंडीगढ़ के हमारे अध्यक्ष जी जितेंद्र मल्होत्रा जी, मीडिया के हमारे इंचार्ज संजीव राणा जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता चंडीगढ़ के लिए डॉक्टर तायल जी, आशा जायसवाल जी, पूर्व मेयर सुभाष चावला जी, हमारे वरिष्ठ नेता, चंदी देवी की इस पावन धरती पर मुझे आज आप लोगों के बीच में आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बीजेपी चंडीगढ़ का और यहाँ की मीडिया का और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम इस प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें अध्यक्ष जी, इससे पहले मंच से हम लोग, और आपने नोटिस किया होगा कि आज मैंने काले कपड़े भी पहने हैं। ये काले कपड़े और ये काला कपड़ा लेकर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि जिस प्रकार से एक तालिबानी फतवा जारी करके भगवंत मान जी की सरकार ने अजीत समाचार ग्रुप पर एक हमला किया है और जिस प्रकार से डॉक्टर हमदर्द पर एक झूठा केस और एफआईआर किया गया है, उसके विरोध में मैं चाहता हूं कि हम 1 मिनट के लिए सभी लोग मंच पर उठें और ये हमारा विरोध जो है इसको आप प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जो ये एफआईआर की गई है, शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि अजीत समाचार ग्रुप पर किस प्रकार से उन पर प्रताड़ना की जा रही है, किस प्रकार से उनको धमकाया जा रहा है, किस प्रकार से एडवर्टीजमेंट बंद कर दी गई है। और ये केवल इसलिए क्योंकि पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके भ्रष्टाचार, उनकी जो कारगुजारियां हैं, उन्होंने जिस प्रकार से नशे के माफिया को जिस प्रकार से समर्थन दिया हुआ है और जैसे कानून व्यवस्था वहां पर चरमराई हुई है, इसके खिलाफ लिखने पर और इसके खिलाफ आवाज उठाने पर आज उन्हें इनाम के रूप में एक एफआईआर सामने मिला है। तो ये इमरजेंसी मानसिकता का एक परिचायक है, जो इमरजेंसी मानसिकता हमने इंदिरा गांधी जी की भी देखी थी। विडंबना की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के ही चन्नी जी, उन्होंने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने तो आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार को तानाशाही सरकार कहते हुए आज वो जालंधर में 5:30 बजे प्रदर्शन करने वाले हैं। परंतु जो चंडीगढ़ के कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो पूर्व में सूचना प्रसारण मंत्री रहे, आईएनबी मिनिस्टर रहे हैं, जो लंबे लंबे लेक्चर चंडीगढ़ में और पूरे देश दुनिया में संविधान बचाओ के, लोकतंत्र बचाओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच बचाओ के देते हैं। 2-4 दिन पहले आप उनका अगर एक्स हैंडल देखेंगे, ट्विटर का हैंडल देखेंगे, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर वो अपना ज्ञान दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि कम से कम आज ये बड़ा अच्छा होगा। इससे बाद आप लोग शायद कांग्रेस दफ्तर भी जाने वाले हैं, वहां पर भी एक और ज्ञानी जयराम रमेश जी आने वाले हैं, तो उनसे जरा पूछेगा कि अजीत समाचार पर जो एफआईआर की गई है, जो उनकी प्रताड़ना की जा रही है, वो उस विषय में क्या राय रखते हैं। और यदि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लोग सारे इंडी अलायंस वाले एक हुए हैं, तो ये इंडी अलायंस के ही सदस्य आम आदमी पार्टी अगर लोकतंत्र पर हमला कर रही है, एक मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उस पर हमला कर रही है, तो उनको साथ में लेकर ये लोकतंत्र बचाने का ढोंग कैसे किया जा रहा है। और जो चन्नी जी ने बयान दिया है, क्या कांग्रेस पार्टी चन्नी जी के बयान के साथ इत्तेफाक रखती है या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जो इनके साथ दोस्ती की हुई है उसके साथ इत्तेफाक रखती है। तो कांग्रेस पार्टी के जो आज दिल्ली से ज्ञानी आए हैं, उनसे जरा पूछेगा जरूर ये सवाल। मीडिया पर हमला करना ये आम आदमी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। इन्होंने तो पूर्व में भी दिल्ली से लेकर पंजाब में आपने देखा है कि मीडिया वालों पर जब वो शीश महल हो, भ्रष्टाचार हो, शराब घोटाला हो, सैंड माफिया हो, किसी भी चीज पर सवाल पूछते हैं तो या तो दफ्तर से धक्का मार के निकाल देते हैं या एफआईआर करते हैं। यूट्यूबर्स को भी नहीं बख्शते। पर अब
इनके इंडिया अलायंस में नया चरित्र आज सामने निकल कर आया है कि प्रेस के लोगों पर ही हमला नहीं करते, ये तो अपने ही कार्यकर्ताओं पर, खास करके महिला कार्यकर्ताओं पर भी हमला कर देते हैं। पिछले 10-11 दिन से आपने देखा होगा कि पूरे देश में आधुनिक काल के द्रौपदी के चीरहरण की बात सामने निकल कर आई। और ये आधुनिक काल में जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ वो अरविंद केजरीवाल के निवास में हुआ, जिसको शीश महल नहीं अब शोषण महल कहा जाता है। परंतु 11 दिवस से अपने ही राज्यसभा सांसद के चीरहरण पर जिस प्रकार से उन्होंने शांति बनाए रखी है, जो पार्टी दावा करती थी कि निर्भया आंदोलन की कोख से वो जन्म करके निकली है, आज वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ, विभव कुमार के साथ खड़ी हैं जिस पर संगीन आरोप लगे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक अपनी ही महिला राज्यसभा सांसद के साथ दुराचार और अत्याचार किया। और इसकी पुष्टि स्वयं संजय सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी की। तो आज सवाल यह पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल जी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी कि ऐसे कौन से रहस्य है विभव कुमार के पास जिसके लिए अरविंद केजरीवाल तो चुप हैं ही, परंतु पूरा इंडिया अलायंस भी एक शब्द इस पर बोलने को तैयार नहीं। वैसे तो आमतौर पर प्रियंका वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे देती हैं, राहुल गांधी महिला उत्पीड़न के मामलों पर अनेकों जगह पहुंच जाते हैं, पर उनकी ये जो महिलाओं के सुरक्षा के प्रति जो चिंता है वो तब क्यों समाप्त हो जाती है जब स्वाति मालीवाल का किस्सा सामने आता है। और उल्टा इंडिया अलायंस के नेताओं ने तो इसको अंदरूनी मामला, इंटरनल मैटर, और ये भी कहा कि छोटी मोटी घटना है। अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस वार्ता में कहा था जब वो खड़गे जी के साथ थे। कांग्रेस का तो समझ में खैर आता ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न किया है, आप लोगों के तो बीच में ही ये घटना दीपा दुबे जी की हुई है। अब तो स्वयं कांग्रेस पार्टी की एक एक महिला कार्यकर्ता भी, चाहे राधिका खेड़ा हो दिल्ली में या दीपा दुबे हो, वो भी बताती है कि उनके साथ भी क्या क्या कांग्रेस पार्टी के दफ्तर कार्यालय में हो सकता है, किस प्रकार से अभद्रता दुराचार हो सकता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसीलिए चुप है स्वाति मालीवाल के विषय पर, क्योंकि उन्हें दीपा दुबे पर, क्योंकि उन्हें राधिका खेड़ा पर और जो अन्य ऐसे मामले आए हैं पूरे देश में जहां पर इंडिया अलायंस की सरकार है, वहां पर उनको जवाब नहीं देना? तो आज ये सवाल भी कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि कब तक व्हाट अबाउटरी करके, कब तक इधर उधर की बातें गिनाकर वो स्वाति मालीवाल के विषय पर केजरीवाल जी से एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। मित्रों, 5 चरण हो चुके चुनाव के और कल छठा चरण है, मतलब लगभग 80% वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है पूरे भारतवर्ष में। और इस 80% वोटिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा कि देश के कई हिस्सों में मैं घूमा फिरा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि जब 429 सीट्स पर हमारी वोटिंग हो चुकी है, 5 फेजेस की मैं बात कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 5 फेजेस कंप्लीट होने पर, छठे फेज में जाने से पहले कम से कम स्वयं अपने आप से 310 सीट पर जीत रही या बढ़त बनाए। और अगर इसमें आप एनडीए जोड़ेंगे तो आंकड़ा और भी बढ़ जाए। इसका मतलब यह है कि छठे और सातवें फेज के बाद 4 जून को एनडीए का अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना जो तय किया गया 400 का लक्ष्य है वो उसको पार करने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी भी 370 पार करने वाली है। ये इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मिशन और विजन वाली सरकार रही है पिछले 10 वर्षों। और जो सरकार मिशन और विजन से काम कर रही है, तो उसने 10वें से तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाने का काम, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का काम, 4 करोड़ गरीबों को आवास बनाकर देने का काम, पिछले 10 सालों में जितने एयरपोर्ट 70 वर्षों में बने थे उतने एयरपोर्ट, मतलब 74 एयरपोर्ट बनाने का काम, जो हाईवे 11 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बन रहे थे 37 किलोमीटर की रफ्तार से बनाने का काम, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से 5 लाख रुपए का कवर देने का काम, करोड़ों करोड़ों किसान को किसान सम्मान निधि के रूप में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि देने का काम, प्रति व्यक्ति आय सभी वर्गों के लिए दुगनी करने का काम,
ये नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हमने देखा है, मिशन और विशन से चलने वाली सरकार के तहत। पर एक तरफ एनडीए का मिशन विशन है, तो दूसरी तरफ ये इंडी अलायंस है, जिसके पास देश के लिए कोई मिशन ना विशन है। केवल और केवल इनके पास आप देख सकते हैं इनका करप्शन, इनका अपना अपना कमीशन, इनका फैमिली वाला एम्बिशन, मतलब डायनेस्टी वाला जो इनका प्रोफेशन है वो है, और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन और भरपूर कंफ्यूजन। इनके पास मिशन विशन नहीं है, केवल कमीशन, करप्शन, डिवीजन, कंफ्यूजन। और जिस प्रकार से इन्होंने अपना अपना तिजोरी भरने का काम किया है, अपने अपने डायनेस्टी के प्रोफेशन को बढ़ाने का काम किया है, फैमिली रन एम्बिशन को आगे करने का काम किया। इसीलिए एक सवाल आज ये भी पूछा जा सकता है जयराम रमेश जी से और कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के और इंडिया अलायंस के नेताओं से कि अगले 5 वर्षों में देश को नेतृत्व देने के लिए एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे किया। वो 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने डिलीवर किया है और आगे भी 5 वर्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार चलाने वाले। परंतु ये इंडी अलायंस का नेता कौन? इंडी अलायंस की ना कोई नीति है, इंडी अलायंस का ना कोई कॉमन एजेंडा है, इंडी अलायंस का ना कोई कॉमन सीट शेयरिंग का कहीं पर ज्यादा राज्यों में फॉर्मूला है, और इंडी अलायंस का ना कोई नेता है। उल्टा नेता के नाम पर तो ऐसी चीर-फाड़ हो जाती है, ऐसा दंगल हो जाता है कि इंडी अलायंस के लोग आजकल मिलना ही बंद कर दिया है। और एक खबर तो सामने निकलकर ये भी आई है कि इंडी अलायंस के बीच में, उनके तमाम नेताओं के बीच में ये जॉइंट मीटिंग हुई है कि अगर गलती से, अगर बाय मिस्टेक, वैसे तो इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, अगर बाय मिस्टेक इनकी सरकार आ जाती है तो इंडी अलायंस ने तय किया है कि हर वर्ष वो देश को एक प्रधानमंत्री देगी। ये उन्होंने ऑलरेडी तय कर लिया है। एक वर्ष शायद समाजवादी पार्टी का होगा, एक वर्ष आम आदमी पार्टी का होगा, एक वर्ष आरजेडी का होगा, एक वर्ष ममता दीदी टीएमसी का होगा और एक वर्ष कांग्रेस पार्टी का होगा। इस प्रकार का फॉर्मूला तय किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल अखिलेश यादव जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला इस फॉर्मूले में कोई भी बात गलत नहीं। तो जयराम रमेश जी कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछेगा, मनीष जी से जरूर पूछेगा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व करेंगे, और आपकी तरफ से इंडी अलायंस का कौन होगा नेता, कौन नेतृत्व करेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री पद तो एक ही है, उसमें 5 लोग एक साथ बैठ नहीं सकते। या जो अखिलेश यादव जी ने जिसकी पुष्टि की है कि क्या हर वर्ष प्रधानमंत्री बदलकर देश को आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता में झोंकने का प्लान इंडी अलायंस ने बनाया हुआ है। अगर ऐसा है तो इस प्लान को आज देश के सामने साझा करना चाहिए। मित्रों, कंफ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा तो चंडीगढ़ में नजर आता है। अब देखिए कितनी अनोखी स्थिति है कि चंडीगढ़ की एक साइड पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अच्छी दोस्ती बन चुकी है। हालांकि एक दूसरे को पहले वो गालियां देते थे दिल्ली में। चंडीगढ़ की दूसरी साइड देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कुश्ती चल रही है, और चंडीगढ़ में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मस्ती चल रही है। दिल्ली में दोस्ती, पंजाब में कुश्ती, चंडीगढ़ में मस्ती, और ये सब 4 जून तक है। मैं जेनजी और मिलेनियल्स की भाषा ज्यादा बोलता हूं, आप लोग सब सीनियर पत्रकार हैं तो शायद आप लोगों को ये भाषा या ये टर्म शायद कम आप सुनते होंगे। एक टर्म है फ्रेंडशिप विद बेनिफिट। ये हमारे बुजुर्ग लोग तो ये सब, वो तो जन्मों जन्मों का साथ है, 7 पीढ़ियों तक, 7 जन्मों तक एक साथ रहने वाली चीज है। हम लोग भी इसी में विश्वास रखते हैं, भारत की संस्कृति यही है। पर कुछ अलग संस्कृतियों में ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन चुका है। वो क्या है, आए दिन फ्रेंडशिप बदलनी है और बेनिफिट लेना है। तो क्या ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट वाला मॉडल है, जिसे सिचुएशनशिप भी आजकल कहते हैं? तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ की सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ये रिलेशनशिप है, अभी अभी बना है दिल्ली में तो अभी अभी निकाह
फरमाया इन्होंने। पहले तो 3 तलाक पे ही चल रहे थे और 4 जून को भी 3 तलाक होना, और पंजाब में तो वैसे ही 3 तलाक पे ही चल रहे हैं। पर इनसे पूछिए ये चंडीगढ़ वाली सिचुएशनशिप कितने दिनों की मेहमान। मुझे बताया गया है कि 4 जून जैसे ही गिनती खत्म होने लगेगी वैसे ही एक दूसरे को, जैसे पंजाब में गालियां दे रहे हैं, चन्नी जी भगवंत मान जी को दे रहे हैं, बाजवा जी भगवंत मान जी को दे रहे हैं, वहां से कह रहे एक थी कांग्रेस, ये सारी चीजें जो है वो 4 जून को आपको यहाँ पर चंडीगढ़ में भी देखने मिल जाएगा। क्योंकि हारेंगे तो एक दूसरे पे दोषारोपण तो करेंगे ही। इसका मैं आपको प्रमाण भी देता हूँ। देखिए, प्रमाण के बिना मैं कभी बात नहीं रखता। एक दिन पहले ही कांग्रेस के शहजादे राहुल जी का एक अभी अनोखा बयान आया। शहजादे ने कहा है, उन्होंने कहा है कि 2 मुख्यमंत्री अंदर थे, केजरीवाल जी और सोरेन जी दोनों अंदर थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक को क्यों छोड़ दिया और दूसरे वाले को क्यों नहीं छोड़ा है? दूसरे वाले आदिवासी है इसलिए नहीं छोड़ा है। अब देखिए, या तो वो कह रहे हैं कि जुडिशरी कौन आदिवासी है कौन गैर आदिवासी है ये देखती है। ऐसी टिप्पणी जुडिशरी के बारे में राहुल जी करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये गिना जाएगा। और इस टिप्पणी का दूसरा मतलब ये है कि राहुल जी कह रहे हैं कि इसको क्यों छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको भी तो अंदर रखते। इनको छोड़कर तो दिल्ली में कोई फ्रेंडशिप का बेनिफिट मिला नहीं। जो थोड़ा बहुत बेनिफिट पंजाब में मिलने वाला था अब वो भी शायद खिसकता हुआ नजर आ रहा है राहुल जी को। तो राहुल जी उग्र होकर, राहुल जी विवश होकर, राहुल जी हताश होकर, वो भी उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के मुखिया को कोसना शुरू कर दिया है। आप नोटिस भी कीजिए, जब से इनके मुखिया रेंट पर राहत लेकर आए हैं बाहर, रेंट पर ही है इनकी राहत, कुछ दिनों की मोहलत मिली है प्रचार करने के लिए, अलग बात है दुराचार और दुष्प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। पर ये रेंट पर राहत लेकर जो आए हैं, ना राहुल जी ने उनके लिए ट्वीट किया, ना राहुल जी ने उनके लिए एक बात बोली, ना राहुल जी ने उनको एक मंच साझा किया उनके साथ। रैली भी रखी दिल्ली में तो उनको बुलाया तक नहीं। ये हाल है इनका। और आज तो राहुल जी सरेआम सार्वजनिक मंचों पर कामना कर रहे हैं कि इनको जल्दी से भेजो, जल्दी से भेजो। तो ये कैसा गठबंधन है इनका? इसीलिए मैं कहता हूं ये सिचुएशनशिप मॉडल चल रहा है चंडीगढ़ में। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट चल रहा है। ये ज्यादा दिनों का खेल नहीं है। 4 तारीख तक इसकी एक्सपायरी डेट है। 4 तारीख के बाद एक्सपायर होने वाला ये रिलेशनशिप। एक और कंफ्यूजन भी है। अच्छा, ये कंफ्यूजन मेरी थोड़ी व्यक्तिगत भी है क्योंकि मैं मनीष जी के साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी रहा था, पहले कांग्रेस में था मैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि मनीष जी कैंडिडेट किसके हैं। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि क्या मनीष तिवारी जी ओरिजिनल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, या मनीष तिवारी जी G23 कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, या मनीष तिवारी जी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, या मनीष तिवारी जी इंडी अलायंस के कैंडिडेट हैं। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मनीष जी वो अब 2-3 पटका लगा के घूम रहे हैं, वो तो समझ नहीं आ रहा कि कौन से कैंडिडेट। अब 2-3 महीने पहले तक वो अपनी ही कांग्रेस को कोस रहे थे। G23 में जब थे तो कांग्रेस में संविधान नहीं चल रहा है, कांग्रेस में चुनाव ठीक नहीं हो रहे हैं। उनके सारे ट्वीट बयान मीडिया में अभी भी आपको मौजूद मिल जाएंगे, आप गूगल सर्च मारेंगे तो वो कल तक कांग्रेस, ओरिजिनल कांग्रेस को गालियां दे रहे थे जब G23 में थे। अब ओरिजिनल ने शायद टिकट थमा दिया है तो G23 से बाहर आ गए। परसों तक वो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे आम आदमी पार्टी जो है अन्ना हजारे को भी नहीं उन्होंने बख्शा था, आपको तो याद ही होगा। आम आदमी पार्टी जो है धोखेबाज पार्टी है, इसकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी का सिचुएशन मॉडल में थोड़ा समर्थन मिलना यहाँ पे लाजमी है उनको, तो इसीलिए उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि मनीष तिवारी जी कैंडिडेट किसके हैं। पहले तो वो तय करवाए कि वो कैंडिडेट किसके हैं और किसके कैंडिडेट रहेंगे। मनीष जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी की बात होती है तो 370 हटाया, ये गारंटी दी थी वर्षों पहले। राम मंदिर बनाए, गारंटी दी थी वर्षों पहले। यूसीसी लाएंगे, गारंटी दी थी वर्षों पहले। महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं के लिए आरक्षण करेंगे, वर्षों पहले गारंटी दी थी, गारंटी पूरा। तो ये मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी के हूबहू अब एक अपनी मनीष की गारंटी। मनीष की गारंटी मतलब नकली चाइनीज गारंटी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए उन्होंने लुधियाना वालों को गारंटी दी थी,
2009 में लुधियाना वालों को गारंटी दी थी कि लुधियाना वालों, मैं आपके बीच आया हूं, आप ही का हूं, आप ही के बीच हमेशा रहने वाला। लुधियाना के लिए बड़े बड़े प्लान बनाए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अभी जो चल रहा है वैसे ही इसी प्रकार का फॉर्मेट था, टेम्पलेट यही था। और जैसे ही 14 के चुनाव आए तो लुधियाना से पलायन कर गए, लुधियाना से भाग गए। फिर उसके बाद 2019 आया। 2019 आया तो श्री आनंदपुर साहिब के लोगों के पास गए, और श्री आनंदपुर साहिब तो मैं समझता हूं पंजाब में सबसे पवित्र जगहों में से एक है। वहां पर जाकर सौगंध खाए उस माटी की, उस धरती की, कि मैं अब आपके बीच से नहीं भागूंगा, मैं अब तो आपका ही बनकर रहूंगा, मैं इस माटी को अपना कर्ज पूरा करके जाऊंगा। और जहां पर बड़े बड़े वादे किए, आज मनीष तिवारी जी ने तो श्री आनंदपुर साहिब को भी और उनके लोगों को भी धोखा देने का काम किया है। अब छोड़कर वो आ चुके हैं चंडीगढ़, और मुझे तो बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ भी कितने दिन रहना है ये कुछ तय अभी तो नहीं है। हो सकता है कि अब ये चुनाव हारेंगे तो 29 और 34 के लिए भी 2 सीटें उन्होंने देख कर रखी है, कि 29 में यहां और 34 में वहां। और अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मैं एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं, मनीष जी का ही ऑडियो, सुनिएगा जरूर। एक सेकंड। जब 1991 में कानपुर इलेक्शन लड़ गया काफी कहते थे कि मैं चंडीगढ़ लड़ना है। 2004 में लुधियाना लड़ेगा, फिर कहते थे कि चंडीगढ़ लड़ना है। 2009 में लुधियाना तो दोबारा जितया, काफी कहते थे कि चंडीगढ़ लड़ना है। ये ਜਿਹੜੇ ਅਫਵਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ कि मैं चंडीगढ़ इलेक्शन लड़ूंगा, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ कि जो चंडीगढ़ लड़ना चाहूँ तो जाके लड़। वैसे ताना किसको मार रहे थे, समझदार को इशारा काफी ही है। पर मुझे लगता है कि अब ऐसे व्यक्ति की कौन गारंटी लेने को तैयार होगा। कांग्रेस की स्वयं की कोई गारंटी नहीं बची है, अब तो 40 आने की भी गारंटी नहीं बची है कांग्रेस की। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपने देखा होगा कि इसी जेनजी की भाषा में एक शब्द है कि ओरिजिनल एंड लाइट। तो राहुल गांधी ओरिजिनल वर्जन है, पर ये राहुल गांधी लाइट मनीष तिवारी जी है। जैसे राहुल गांधी जी कांग्रेस के शहजादे हैं, जिस प्रकार से पहले अमेठी के जनता ने उनको नकारा तो वो वायनाड भाग गए। अब वायनाड की जनता ने शायद वहां से नकार दिया है तो अमेठी छोड़कर रायबरेली भागे हैं। अब हो सकता है अगले चुनाव में रायबरेली छोड़कर कहीं और ही चले जाए, देश के बाहर भी जा सकते हैं, का तो आना जाना लगा रहता है। तो एक राहुल गांधी इनके पार्टी का नेता है, और राहुल गांधी लाइट प्रकार से मनीष तिवारी जी भी चल ही रहे हैं। इसीलिए हर 5 वर्षों में एक नई सीट ढूंढनी है, वहां पर वही बयानबाजी करनी है, वही वादे करने हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है। अन्यथा आज आप जरूर पूछिए कि लुधियाना में किए गए वादे कितने पूरे किए मनीष जी आपने, वो तो पहले बताइए चंडीगढ़ के लोगों को झांसा देने के पहले। आनंदपुर साहिब जी को जो वादा किया था वो वादे पूरे क्यों नहीं किए। और आनंदपुर साहिब जी को जो व्यक्ति धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे। मित्रों, कंफ्यूजन की स्थिति एक और है, और ये वाली स्थिति तो चंडीगढ़ के लिए सबसे खतरनाक स्थिति बन सकती है। मैंने हाल ही में देखा है मनीष तिवारी जी, जो ओरिजिनल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तो शायद पढ़ते पुढ़ते नहीं है, वो आगे कर भी नहीं रहे, उनके विज्ञापन में भी ज्यादा दिख नहीं रहा है। उन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट दिया, और विजन डॉक्यूमेंट कम, ये डिवीजन डॉक्यूमेंट ज्यादा है। इस डिवीजन डॉक्यूमेंट में लिखा है कि वो चंडीगढ़ की बनाई हुई व्यवस्था को तहस नहस करने वाले हैं। वो चंडीगढ़ की जो आज व्यवस्था चल रही है उसको बर्बाद करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इसको सिटी स्टेट बना दूंगा, सिटी स्टेट अलग करा दूंगा। अब सोचिए, पंजाब की कांग्रेस पार्टी, पंजाब की आम आदमी पार्टी, इनका स्टैंड चंडीगढ़ को लेकर क्या है विधानसभा में, इनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है चंडीगढ़ को लेकर, और इन्हीं के जो कैंडिडेट है, जॉइंट कैंडिडेट है, उनका स्टैंड चंडीगढ़ को लेकर क्या है। और वैसे तो आम आदमी पार्टी के एक और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी ने तो और भी अनोखी बात की थी। वो तो चंडीगढ़ को लाइन लेकर, मार्कर लेकर, रूलर लेकर डिवाइड ही कर देना चाहते हैं, आधा इधर आधा उधर, इस प्रकार से।
अब चंडीगढ़ के लोग सोचे जरा कि अगर प्रत्याशी ये बोल रहा है चंडीगढ़ को सिटी स्टेट बनाना, इनको समर्थन देने वाली दोनों पार्टियां कुछ और बोल रही है, क्या ऐसे दो लोग मिलकर बैठकर चंडीगढ़ का नुकसान करेंगे या नहीं करेंगे, फायदा करेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज आम आदमी पार्टी भी बताए और पंजाब की कांग्रेस पार्टी भी बताए, क्या वो अपने दिए गए प्रत्याशी के चंडीगढ़ वाले फॉर्मूले से संतुष्ट है क्या? क्या वो इसको स्वीकारते हैं क्या? क्या वो इसको बैक करने वाले हैं क्या? अगर वही बैकिंग नहीं करने वाले हैं तो सोच के चलिए कि जो मनीष तिवारी जी कह रहे हैं वो चंडीगढ़ को एक प्रकार से उथल पुथल की स्थिति में लाने का काम करने का फॉर्मूला और रेसिपी दे रहे हैं। ये विजन डॉक्यूमेंट नहीं, ये डिवीजन डॉक्यूमेंट है। और डिवीजन डॉक्यूमेंट के अलावा आपको पता होगा कि जिनका विजन और मिशन नहीं है वो केवल डिवीजन की पॉलिटिक्स लेकर ही चल रहे हैं। और डिवीजन की पॉलिटिक्स इस प्रकार से है कि इंडी अलायंस के लोग अब खुलेआम और सरेआम आतंकवाद की पैरवी भी करने लगे हैं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। आप देखिए कि किस प्रकार से आतंकवाद के प्रति यूपीए और कांग्रेस की सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं मनीष तिवारी ने कहा। मनीष तिवारी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि 26/11 के बाद जो हमला मुंबई में हुआ, जिस प्रकार से पाकिस्तान के आए हुए आतंकी ने मुंबई के लोगों पर, भारत के लोगों पर हमला किया, तो उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, पर क्योंकि कुछ कंसिडरेशन रहे होंगे उन्होंने कोई मुंह तोड़ जवाब देने का काम नहीं किया। यही बात अन्य लोगों ने भी किताबों में लिखी है, ओबामा साहब ने भी अपनी किताब में लिखी है, पर हम आज भी इसके अंश देखते हैं। अभी हाल ही में जब पुंछ में एक हमला हुआ तो चरणजीत चन्नी जी ने कहा कि ये स्टंटबाजी, मतलब कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया गया। हमने देखा कि पुलवामा को लेकर भारत और भारत के वीर सेना पर ही दोष डालने का काम पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। हमने देखा कि मुंबई के कांग्रेस के, महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो हेमंत करकरे जी को मारा गया, शहीद किया गया, वो आतंकी कसाब ने नहीं किया, वो भारत के ही पुलिस वर्दी पहनने वाले लोगों ने किया। आप सोचिए कि एक तुष्टीकरण की राजनीति में लीन होते हुए आतंकवाद के प्रति उन्होंने तो कहा कि सेना ने बम खाली जमीन पर गिरवा दिया। ये इसी प्रकार की मानसिकता के चलते आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट स्टैंड लेना और सेना के मनोबल पर कुठाराघात करना, ये इंडी अलायंस का और खास करके कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका। और कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति में आज चलते चलते जो 500 वर्ष का इंतजार हिंदुओं का खत्म हुआ और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ, जिसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी रामद्रोही मानसिकता दिखाते हुए उस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध किया। और इस महापाप में भी भागीदार मनीष तिवारी जी रहे। मनीष तिवारी जी जब राम मंदिर के लिए देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट को चंदा दे रही थी ताकि मंदिर का निर्माण हो सके, तो न केवल कांग्रेस ने वकील खड़े करके प्रभु श्री राम मंदिर को लटकाने, अटकाने, भटकाने की साजिशें रची, बल्कि चंदा न कलेक्ट किया जाए ऐसा फतवा मनीष तिवारी जी ने एनएसयूआई के लोगों को जारी किया। केवल एक वोट बैंक के चलते इनके नेता कहते हैं राम मंदिर बेकार है। एक वोट बैंक के चलते ये कहते हैं राम बनाम शिव में लड़ाई करा देंगे। इनके नेता वोट बैंक के चलते जिस प्रकार से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम को इवेंट बोलते हैं, और तो और राम मंदिर को ताला लगाने तक की बात कांग्रेस के ही पूर्व नेता ने कही है कि यदि कांग्रेस की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार आती है, तो जिस प्रकार से शाहबानू का फैसला पलटा गया सुप्रीम कोर्ट का, राम मंदिर का भी फैसला पलटने की साजिश ये रच रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इस पर भी
क्लैरिफिकेशन कांग्रेस पार्टी की ओर से आना चाहिए कि क्या वो ऐसा करने की सोच रहे हैं। अगर नहीं तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए, क्यों राम मंदिर का विरोध किया, और क्यों एनएसयूआई जब चंदा इकट्ठा कर रही थी तो मनीष तिवारी जी ने इसका विरोध किया, इसका जवाब भी होना चाहिए। और आखिरी में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन करते करते जो कांग्रेस ने देश को पहले बांटा धर्म के आधार पर, फिर उसने बांटा भाषाओं के आधार पर, फिर बांट रही है जातियों के आधार पर। अब कांग्रेस के राहुल गांधी के बहुत ही करीबी नेता सुखपाल खैरा ने कहा है कि जो भी लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हैं, जो हमारे माइग्रेंट लोग हैं, जो यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आते हैं, उन लोगों को ना नौकरी का अधिकार मिलना चाहिए और उनका वोटिंग का भी अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। सोचिए, ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण छीनकर वोट बैंक को देना है, पर जो मेहनतकश हमारे माइग्रेंट यूपी बिहार से आने वाले कई लोग हैं, इनको गालियां भी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो आज इस पर भी कांग्रेस पार्टी बताए कि रायबरेली की जनता राहुल गांधी को क्यों चुनाव ना हराए, जब आपके नेता ने इस प्रकार की ओछी बात की है उत्तर भारतीयों के और पूरे भारत में, जहां पर भी संविधान सबको इजाजत देता है, कहीं पर भी जा सकते हैं। अब संविधान बचाने की बात करते हैं, पर संविधान को खंड खंड करने का काम इस परिवार में और इस पार्टी और इस अलायंस में कूट कूट कर भरा है, और इसका प्रमाण ये स्टेटमेंट है। तो इन सवालों का जवाब भी दे। मुझे लगता है कि छठे और सातवें फेज के बाद जब 4 तारीख को काउंटिंग शुरू होगी तो एक बात स्पष्ट होगी कि अब की बात फिर से 400 पार होने वाला है। आप लोगों ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना, इसलिए बहुत बहुत CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।